हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। चलिए, आज क्या लेके आया हूँ सर। आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम स्टडी करने वाले आईसीआई के न्यू स्टडी मटेरियल के हिसाब से जो न्यू स्कीम है मे 2024 से जो एप्लीकेबल हो रही है उसकी आईपीएस के बारे में स्टार्ट करें। हाँ जी सर, हाँ जी, आप लोगों ने सही सुना। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज आईपीएस, दैट इज इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, जो मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड आपकी रहने वाली है। केस स्टडी बेस्ड जो सिलेबस आने वाली, जो पहले इलेक्टिव था, इलेक्टिव के बदले में जो अभी नई स्टडी मैट नई सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है आईबीएस, उसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। मुझे एक ब्रीफ कर दूं जो आईसीआई की नई स्टडी मटेरियल है, नई सिलेबस है, जिसमें जो आईपीएस हमारी इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, ये एक कंप्रहेंसिव आप ले सकते हो कि स्टडी ये पहले जैसे इलेक्टिव में रहा करता था, रिस्क मैनेजमेंट, इकोनॉमिक लॉ, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन, सॉरी, ऐसे सिलेबस नहीं बनाया है आईसीआई ने। आईसीआई की जो मोटिव है इस केस स्टडी, इस सब्जेक्ट, इस पेपर को इंट्रोड्यूस करने से कि जो प्रैक्टिकली जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं उस प्रॉब्लम को एक सिनारियो बेस्ड दे के केस स्टडी के बेसिस पे आपको पूछे जाएंगे एंड उसको आपको सॉल्व करने होंगे। तो चलिए जी, हम जो अभी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इस पे हम आईपीएस के हर एक केस स्टडी, अभी आईपीएस में आप बूस्ट नॉलेज पोर्टल पे चेक करोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टडी केस स्टडीज रिलीज हुए हैं। केस स्टडीज में भी 8 केस स्टडीज है। हम आज के स्टडी नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप वीडियो में आ ही चुके हो तो लाइक कर दो। ठीक है सर, जरूर लाइक कर देंगे। तो हम ठीक है, आईसीआई की जो केस स्टडीज है, हम केस स्टडीज को भी कवर कर रहे हैं। जैसे ही आईसीआई रिलीज करेगी स्टडी मटेरियल, हम स्टडी मटेरियल को भी स्टडी मटेरियल को भी हम इसी चैनल पे कवर करेंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आईपीएस को कवर करने के लिए। चलिए जी, और एक बार फिर से बता दूं, आईपीएस जो है बहुत ही कम्प्रहेंसिव सब्जेक्ट है जहाँ पे आपकी एफआर, डीटी, आईडीटी, ऑडिट, सबके कंसेप्ट्स को एक केस स्टडी के बेसिस पे पूछे जाएंगे। केस स्टडी के बेसिस में लेके आएंगे आईसीआई क्वेश्चंस एंड आपको पूछे जाएंगे। इस पे सब्जेक्टिव भी होगा क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस होंगे। चलिए जी, केस स्टडी आज उठाते हैं, केस स्टडी नंबर 8, एंड इसी से आपको आइडिया लग जाएगा क्या आईसीआई की मोटिव है विद रिस्पेक्ट टू दिस पेपर। ठीक है जी, पढ़ते हैं फटाफट केस स्टडी नंबर 8 को। ठीक है सर, आगे बढ़े। एलडब्ल्यूएस कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म है। पहले तो दिखा दूं केस स्टडी आपको दिखेंगे कैसे। केस स्टडी आएंगी आराम से, आपके पास 2-3 सिनेरियोज दिए होंगे यहाँ पे, जैसे 1 2 3 एंड आई थिंक इसमें 4 सिनेरियोज है। 4 सिनेरियोज के बाद में आपके पास एमसीक्यू 3 सिनेरियोज है, फिर आपके पास एमसीक्यू पूछे जाएंगे। एमसीक्यू जो है आपके पास में 4-5 एमसीक्यूज होंगे एंड उसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो ये अब जो है इलेक्टिव में जैसे रहा करता था आपका, सिमिलर ही है इसका क्वेश्चन पैटर्न, बट ये है कि ये कम्प्रहेंसिव है। आपके पास एफआर, डीटी, आईडीटी, ऑडिट, जो भी आपके पेपर है, लॉ, पैनल में जो भी पेपर है उन सबके कम्प्रहेंसिव करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए जी, आज स्टार्ट करते हैं हम केस स्टडी नंबर 8 को बिना फर्दर डिले किए। एलडब्ल्यूएस कंपनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म है, हैज बीन इनटू प्रैक्टिस। अच्छा ठीक है, वो प्रैक्टिस में था सिंस 2006 इन दिल्ली। C. Suresh and C. Harvinder Kaur started their firm after practicing individually. Okay, दो पार्टनर है इसमें, सी सुरेश साहा है, एक सी हरविंदर कौर है। उन्होंने पहले जो इंडिविजुअल प्रैक्टिस किया 4 सालों तक एंड देन उन्होंने स्टार्ट किया अपना एक नया प्रैक्टिस जो एलडब्ल्यूएस कंपनी, जिसमें आप 5 पार्टनर्स है। ठीक है सर, द पार्टनर ऑफ द फर्म हैव कंट्रीब्यूटेड वेरियस आर्टिकल्स ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड अलाइड लॉज इन द प्रोफेशनल जर्नल्स एंड द मैगजीन्स। अच्छा, उन्होंने जो है अलाइड लॉज एंड मतलब डीटी में उन्होंने काफ़ी आर्टिकल्स लिख रखे हैं। Currently encompasses various segments, okay, इनको software industry, education industry, NGOs, government bodies, real estate, construction, jewelry, and a host of other clients इनके पास available है। Over the years, the firm has evolved into a renowned professional firm that has worked on the various assignments ranging from statutory audit, management audit, income tax, planning, FEMA consultancy, GST consultancy, establishment of the overseas ventures and other related matters. The firm has a unique way of training. Okay, इनकी जो training की way है जो unique है, by involving them with its experienced partner on crucial projects so that they are able to learn and understand the practical issues arising in the different industries. Currently, सुभाष, आशीष एंड मनोज, मतलब 3 आर्टिकल्स इनके पास में है एंड दो पार्टनर्स इनके पास में है, जो हमने देख लिया। 2 पार्टनर्स, एक्चुअली 5 पार्टनर्स हैं, यहाँ पे 2 पार्टनर्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। बीइंग आर्टिकल्स ऑफ द फर्म आर वर्किंग विद सीए हर्ष भाटिया, सीए निखिल ग्रोवर एंड सीए साक्षी आहूजा रेस्पेक्टिवली फॉर द प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स ऑफ द फर्म।
ठीक है, कोई नहीं, ये सारे के सारे नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं, बट एक बार ध्यान रख लेना कि यहाँ पे 3 पार्टनर्स ये हैं, बाकी ऊपर 2 पार्टनर्स के नाम दे रखे थे। सुभाष है जो असिस्ट कर रहा है सीए हरीश भाटिया को। ठीक है, करेंटली देखो ये फर्स्ट सिनेरियो निकाल गया, फर्स्ट सिनेरियो के बेसिस पे पीछे नीचे क्वेश्चंस कुछ तो कुछ होंगे ही होंगे। चलिए जी इसको पढ़ लेते समझते क्या है। करेंटली सी हर्ष भाटिया इज वर्किंग इन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियस, देखो एफआर का कांसेप्ट यहाँ पे पूछ लिया गया, एफआर का कांसेप्ट यहाँ पे आ गया। फॉर वेरियस क्लाइंट्स द फर्म हैज प्रेस्टीजियस क्लाइंट्स, सिविल कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड क्लाइंट है उनका, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है। 1 जनवरी 2024 में कंपनी ने कंट्रैक्ट कर रखा था रिनोवेट करने के लिए बिल्डिंग, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू एलिवेटर्स। ओके, ऐसे बिल्डिंग की रिनोवेट कर रहे हैं जहाँ पे एलिवेटर्स भी इंस्टॉल किए जाएंगे। कंपनी की एस्टिमेशंस ये देती है कि ट्रांजेक्शन पैसा कितने पड़ेंगे, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ये रहेंगे, ऑर्डर कॉस्ट ये होने वाली है। द कंपनी परचेज एलिवेटर्स एंड दे आर डिलीवर्ड टू द साइट 6 months बिफोर दे विल बी इंस्टॉल्ड। ओके, पहले ही डिलीवरी होगी एलिवेटर्स की। द कंपनी यूजेस एन इनपुट मेथड, इनपुट मेथड बोलने से आपको याद हो जाना चाहिए, आपको याद आ जाना चाहिए कौन सी इंडियस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इंडियस 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन के क्वेश्चंस हो सकती है। द कॉस्ट टू मेजर द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द कंप्लीशन। ठीक है सर, द कंपनी has incurred actual order cost rupees 7 lakhs by 31st March 2024. The accountant of the company is facing difficulty in recognizing revenue. मैंने बोला आपको इंडिया से 115 के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकता है, तो ये जो है रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू फेसिंग डिफिकल्टी बोल रहा है, तो मे बी तुम आपको ये बोला जाएगा कि आप इनकी डिफिकल्टी को सॉल्व करो। चलिए जी, वो तो क्वेश्चंस में देख लेंगे क्या है। सो दे हैव अप्रोच्ड सी हर्ष भाटी विद द अबव मेंशन फैक्ट। ठीक है, आर्टिकल्स को इश्यू है, आर्टिकल्स में हर्ष भाटी पे चलेगा। सी हर्ष भाटी डेलीगेटेड द सेट वर्क टू द सुभाष टू स्टार्ट इनिशियल, ओ सॉरी आर्टिकल्स को नहीं, अकाउंटेंट्स को इश्यू है, अकाउंटेंट्स जो है हर्ष भाटी के पास चले गया कि चलो आप मुझे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके दो, एंड हर्ष भाटी ने ये सुभाष को डेलीगेट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही होता है काम, आपको बताइए सी फॉर्म में। चलिए जी, हम नेक्स्ट जो सिनेरियो उसको पढ़ लेते हैं, एक एक करके क्वेश्चन हम डील कर लेंगे। सी निखिल ग्रोवर है, एक तो सिनेरियो एफआर से रिलेटेड, ये तो हमने समझ लिया। सी निखिल ग्रोवर हैंडल्स टैक्स डिपार्टमेंट। ओके, अभी टैक्सेशन अर्थात डीटी से मे बी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द फाइनल कैलकुलेशंस ऑफ द इनकम टैक्स। ओके, इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस आपको इससे पूछे जाएंगे, जो पीजीबीपी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन जो आती है क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको मैंडेट होती है, मे बी उसको वहां से ये क्वेश्चंस पूछे जाए। चलिए जी देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या होंगे, आगे बढ़ते हैं। टैक्स प्लानिंग इज बीइंग हेडेड बाय द सी निखिल ग्रोवर। ठीक है, ही इज नाउअडेज बीइंग असिस्टेड बाय आशीष। ओके, इनका जो आर्टिकल था आशीष, वो इनको असिस्ट कर रहा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लाइंट है इनका, जो है एमवीएस प्राइवेट लिमिटेड। द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी अप्रोच्ड सी निखिल ग्रोवर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फाइनल टैक्स लायबिलिटी टू द कंपनी। सी निखिल असाइन्ड द वर्क टू आशीष। द अकाउंटेंट शोड द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी टू आशीष एज बिलो। चलो ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको ध्यान आ रहा होगा, जो हम पीजीपी के एडजस्टमेंट करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड बैक करते हैं, एंड कुछ डिडक्ट करते हैं, जो कि डिडक्शंस अलाउड है, एंड जो इन्होंने डिडक्शंस नहीं रखे हैं। तो बस सिमिलर क्वेश्चंस आपके पास है, प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुके हैं, एंड ऐड बैक या प्लस माइनस करके हम इसको कंप्यूटेशंस करके लेके आएंगे पीजीपी की सारा का सारा आपको कंसेप्ट यहाँ पे आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसको देख लेंगे क्या क्या है इसमें। ऑडिट फी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, उसको भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय देख लेंगे। पॉइंट नंबर 3 में क्या क्वेश्चंस पूछे गए, चलिए देखते हैं इसको। मनोज मिस्टर अमित है द डायरेक्टर ऑफ एसएसआई प्राइवेट लिमिटेड, विजिटेड से साक्षी ओझा हु इज हैंडलिंग ऑल द कस्टम्स रिलेटेड। चलो यहाँ पे क्वेश्चंस आ गया आपका आईटीटी से, दैट इज कस्टम से रिलेटेड। ठीक है सर, बढ़िया है, अच्छे खासे केस स्टडी है ना। हाँ जी ठीक है, द कंपनी इंपोर्टेड मिशनरी फ्रॉम यूएसए बाय एयर। अच्छा, उन्होंने एयर से लेके आए, तो मे बी मुझे लग रहा है वैल्यूएशंस का क्वेश्चन हो सकता है इस पे। चलिए जी सर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। FC signifies foreign currency is appended table। ओके, इन्होंने ये बातें दे दिया कि परचेज कॉस्ट ऑफ मिशनरी आपके 7,000 है। Accessories worth 2,000 compulsorily supplied with the mixing price which is included in the price of the machine। अच्छा सर, हमें याद है कि एसेसरीज जो है ऑलरेडी जो इंक्लूडेड इन द प्राइस द मशीन है, तो ये इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द मिशनरी होता है, तो हम इसको एक्सक्लूड नहीं करने वाले, इसको साथ ही लेके चलते हैं। एयर फ्राइड, अच्छा सर ये याद आ गया हमें कि 20% ऑफ CIF वैल्यू, 20% का कुछ इसमें कंसेप्ट होता था वैल्यूएशंस के टाइम पे, वो हमें लगाना होता था। चलिए सर कोई नहीं, ये तो हम देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं सर। इंश्योरेंस, ओके, लोकल एजेंट कमीशन नॉट अ बाइंग कमीशन। ओह सर ये नॉट बाइंग कमीशन है, बाइंग कमीशन नहीं है, इट मीन्स टू से ये हमें एफओबी वैल्यू यदि हम कंप्यूट करते हैं, एफओबी वैल्यू यदि पूछा गया तो हम उसमें इसको ऐड करेंगे। ठीक है सर, अच्छा बात है, सारा कंसेप्ट आपको याद आ रहा है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज रेट विद रिस्पेक्ट टू द आईएनआर, जो एक्सचेंज रेट आपके पास गिवन है, ये कस्टम ड्यूटी ऑन द मशीन है, कस्टम ड्यूटी ऑन एक्सचेंज है, इंटीग्रेटेड टैक्स, जीएसटी कंपनसेशन, सोशल वेलफेयर चार्जेस। सर चलो जी सर, मजा आ गया। देखिए डीटी भी आपको पूछ लिया गया, इसमें से आईडीटी भी पूछ लिया गया, एंड एफआर का कंसेप्ट भी पूछ लिया गया। देखो 3 तो पेपर्स यहीं पे लेके आ गए हैं, तो ये सारा कंसेप्ट आपके क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है सर, फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए। विद रेफरेंस टू द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पॉइंट नंबर 3, इन्होंने इजी कर दिया आपको कि पॉइंट नंबर 3 को ही आप देखो एंड कंप्यूट कर दो एफओबी वैल्यू।
एफओई वैल्यू ऑफ मशीनरी को कंप्यूट करो। चलो जी सर, एफओई वैल्यू ऑफ द मशीनरी हम कंप्यूट करते हैं, ये ऑप्शन से ऑप्शंस देखेंगे, उससे पहले हम एफओई वैल्यू यहाँ से कंप्यूट कर लेते हैं। ठीक है सर, एफओई वैल्यू कंप्यूट करते हैं। एफओई वैल्यू कंप्यूट करने के लिए आप देख रहे होगे यहाँ पे जो प्राइसेस है, एक तो ये एफसी, तो ये फॉरेन करेंसी पे, फॉरेन करेंसी को आपको पहले कन्वर्ट करना होगा। फॉरेन करेंसी पे फॉरेन करेंसी हम कन्वर्ट कर लेंगे, फॉरेन करेंसी कन्वर्जन हमारे पास गिवन है, तो 7000 इंटू 70 आ जाएगा आपका, 7 से होता है 49, 49 एंड 1 1 2 3, तो 4,90,000 हो गया। क्या एयर फ्रीट आएगा? एयर फ्रीट नहीं सर, एयर फ्रीट तो सीआईएफ वैल्यू पे आता है, एफओवी वैल्यू यहाँ पे कंप्यूट करने के लिए बोला गया, ये नहीं आएगा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी सब नहीं आएगा यहाँ पे। मोबाइल बाइंग कमीशन ये आएगा, क्योंकि ये बाइंग कमीशन नहीं है, तो इस वजह से ये जो है एफओवी वैल्यू पे ऐड हो जाता है, तो ये 4500 यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, बाकी 10% ऐड बोल रहा हूँ, ये तो आपके पास कस्टम ड्यूटी कैलकुलेशंस पे आने वाली है, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो सर आंसर होगा ना 4,94,500 होगा। ठीक है, आपने सही पहचाना, 4,94,500 ही आंसर होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, ऑप्शंस पे अवेलेबल है हमारे पास। हाँ जी, ऑप्शंस पे अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर देख ले फटाफट, साथ ही साथ कंप्लीट कर लेते हैं इसको। आंसर देख लेते हैं। आंसर देखो, 4,94,500 इज द आंसर फॉर यू। हमने सही कैलकुलेशंस किया। कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो एफओई वैल्यू है 7,000 रुपीज, 7,000 पे 70 की हमने एक्सचेंज रेट लगा दिया, देन लोकल एजेंसी कमीशन पेड कर लिया, दैट्स ऑल। अब इनके नोट कुछ है, नोट भी आपको देखने होंगे, लिखने होंगे आपको, जैसे वैल्यूएशंस पे क्वेश्चंस करते हो वैसे क्वेश्चंस आपको देने होंगे। हम कि ये क्या बोला गया, स्टोरीज एंड पेपर्स सब कंपल्सरी सप्लाइड द मिनिमम पेमेंट्स आर चार्जेबल एट द सेम रेट एप्लीकेबल टू द मिनिमम, देयरफॉर सच एक्सेसरी शैल बी चार्जेबल विद द ड्यूटी एट द रेट एप्लीकेबल टू द मिक्सनरी, दैट इज 10% एप्लीकेबल। उससे कोई इशू नहीं है, हमें अभी एफओई वैल्यू कंप्यूट करना था। एजेंसी कमीशन जो इनकर्ड इन इंडिया है नॉट रिगार्डेड एज बाइंग कमीशन, को नहीं बोले जाते, विल बी एडेड टू डिटरमिन आवर कस्टम्स एफओई वैल्यू। ठीक है सर, ये तो हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला गया, ये तो क्वेश्चन नहीं था, चलिए सर ठीक है। अच्छा, फिर से पॉइंट नंबर 3 को ही बोला इन्होंने, कंप्यूट करना है एक्सेसिबल वैल्यू ऑफ द मिक्सनरी परचेज बाय एसएसआई प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, हमने एफओवी वैल्यू कंप्यूट कर लिया, अब एक्सेसिबल वैल्यू कंप्यूट करना है, जिस पे जो है हमें एक्सेसिबल वैल्यू अर्थात सीआईएफ वैल्यू नहीं को, सीआईएफ वैल्यू है, सीआईएफ वैल्यू पे हमें कंप्यूटेशंस करने हैं। ठीक है सर, सीआईएफ वैल्यू पे हम कंप्यूट कर लेते हैं। 4,94,500 रुपीज की जो यहाँ पे गिवन है वैल्यू, हमारे पास ये कंप्यूटेशंस होके आ गए। 4,90,000 ये कंप्लीट हो गया। अब मेरे हिसाब से आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे एयर फ्रीट एंड एयर फ्रीट ही हमें ऐड करना है। एयर फ्रीट 2,000 ये एंड 100 ये, 2,100 की वैल्यूज हम यहाँ पे ऐड करने, 2,100 मल्टीप्लाइड बाई आपके पास 70, आप कर लो कितनी आएंगे, तो ये वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ेंगे। चलिए जी, मेरे हिसाब से ये वैल्यू इसमें ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में आंसर्स जो बननी चाहिए आपके पास में वो देख लेते हैं। ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ, एक्सेसिबल वैल्यू हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। एफओई वैल्यू पे बस जो है हमें ऐड करने हैं एयर इंश्योरेंस, देखो वैल्यू एज पर द कस्टम्स आ गया, एज पर कस्टम्स ही आ गया। अब हमने एयर इंश्योरेंस को ऐड कर दिया, एयर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एज वेल एज एयर फ्रेट ऐड कर दिया। अच्छा जी सर, ठीक है, एयर फ्रेट हम जल्दबाजी कुछ नहीं करते हैं, अच्छे से जाने हैं। एयर फ्रेट जो 20% वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट करना होता है। क्यों रेस्ट्रिक्ट करना होता है, ये सीआईएफ वैल्यू पे हमें 20% ऑफ वैल्यू पे रेस्ट्रिक्ट करना होता है, क्योंकि सीआईएफ वैल्यूज पे गिवन नहीं। ये वैल्यूएशंस की रूल्स है आपके पास में, ये बड़ा ये रह गया यहाँ पे कि एक्चुअली एफर्ट आपके पास एफसी 2000 है, बट फॉरेन करेंसी 2000 है, दैट इज लिमिटेड 20% कस्टम वैल्यू एज पर द रूल्स एंड द कस्टम वैल्यूज। ठीक है, ये कस्टम वैल्यूशंस के रूल्स के हिसाब से आपको यहाँ पे इसको करना होगा रेस्ट्रिक्ट। तो ये 7000 ऐड हो गया हमारे पास में, 20% ऑफ वैल्यू जो रिस्ट्रिक्शंस करने के बाद में 28,900 आ गया, 6,400 रुपीज की आंसर आपकी बन रही है। ठीक है सर, बढ़िया है सर, ये तो हमें आ गया क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी था यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। और इन्होंने फिर से बोला कि पॉइंट नंबर 3 को ही देखो, आप अब टोटल कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करके दो एंड इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल कैलकुलेट करके दो। अब इसमें हम कस्टम ऑलरेडी एक्सेसिबल वैल्यू हम कंप्लीट कर चुके हैं, कस्टम ड्यूटी की जो कैलकुलेशंस होगी ऑन द मिक्सिंग, आपको 10% एड वैल्यू होगी, कस्टम ड्यूटी एस 20% एड वैल्यू इन्होंने बोला है, बट क्योंकि ये इंटीग्रेटेड पार्ट होता है इसलिए हमें 20% एड वैल्यू भी लगाना पड़ेगा। तो 6,400 पे आप लगाओगे 10%, तो ये आ जाएगा 60,040 रुपीज। अब उस पर आपको इंटीग्रेटेड टैक्स लगाने हैं एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाने हैं, एसडब्ल्यूएस लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं कैलकुलेशंस, ये तो आपको इजी होगा, ये इजी ही कैलकुलेशंस होंगी इस पर, क्योंकि ऑलरेडी हम एक्सेसिबल वैल्यू कंप्यूट कर चुके हैं। तो एक्सेसिबल वैल्यू कंप्यूट करने के बाद में आपको देखो, एक्सेसिबल वैल्यू कंप्यूट कर लिया हमने, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड कर दिया, एसडब्ल्यूएस आपको ऐड करना होता है 10% ऑन बेसिक ड्यूटी, दैट इज 6004। अब इस पे जो वैल्यू आएंगी तो उस वैल्यू पे हमें जो है 12% की इंटीग्रेटेड टैक्स लगाना पड़ेगा। इन सबको ऐड करने के बाद आपको पता है कस्टम ड्यूटी पहले लगाते हैं हम पीसीडी पे, हम उसके बाद एसडब्ल्यूएस ऐड करते हैं, एसडब्ल्यूएस ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर हम लगाते हैं टोटल इंटीग्रेटेड टैक्स। तो टैक्स पेबल कितना हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है, बी प्लस सी प्लस ई जो है टैक्स पेबल बन जाएंगे, दैट इज 1,46,000
₹17। चलिए जी सर, आंसर हमारे पास रहेगा 1,46,070 ठीक है सर। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चंस लगा हमें, क्योंकि पॉइंट नंबर 3 से ही सारे क्वेश्चंस आ गए। पहले एफओ वैल्यू कंप्यूट करने के लिए बता दिया, फिर एसओ वैल्यू, फिर कस्टम ड्यूटी, जो कि जनरली एक क्वेश्चंस पे ही आ जाना चाहिए था। ठीक है सर, कोई नहीं, इजी बात है, अच्छी बात है, इजी लग रहा है आपको तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। With reference to the information given in point number 2, compute the income of them is private limited taxable under the head income from other sources। ध्यान रखना, यहाँ पे इन्होंने बोला कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से जो इनकम है इनकी, इसको ही आपको कंप्यूट करना है। चलिए पॉइंट नंबर 2 पे देख लेते हैं क्या क्या बातें गिवन था, हमने तभी स्किप किया था, क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे बोल के। तो ये बातें हैं। ये तो इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एमबीएस प्राइवेट लिमिटेड शोज प्रॉफिट इतनी 75 लाख की प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। ओके, इन्होंने डेबिट किया, डेबिट किया इट मींस एक्सपेंसेस है, तो इस पे इनकम ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, इस पे इनकम मिलेंगी नहीं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे देखते हैं, ये एक ट्रिक है, इस कदर से आप जो है फटाफट स्किप करके पॉइंट जो रिक्वायरमेंट है उस पर आप जा सकते हो। अब इनमें ही आएगा आपके पास इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, ऊपर तो नहीं है। ऑडिट फी ऑफ ₹6 लाख, चलो ये इनकम में देख लेते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जैसा लग नहीं रहा, क्योंकि ये पीजीबीपी है इनका। वेर क्रेडिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस 2023 विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। अच्छा, टीडीएस की कैलकुलेशन से 30% डिसोल्वेंस की होती है सर, हमें याद आ चुका, तो इस पे तो नहीं होगा। सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं सर फटाफट। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल अंडर कंसीडरेशंस द कंपनी परचेज 10,000 शेयर्स ऑफ AB प्राइवेट लिमिटेड आउट ऑफ इट्स टोटल 2 लाख शेयर्स ₹8.40 the fair market value of the shares in the date of the transactions was ₹60। क्या लगता है, ये कैपिटल गेन का क्वेश्चन है या फिर मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे आएगा? देख लेते हैं फिर से एक बार। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल अंडर कंसीडरेशन कंपनी परचेज 10,000 शेयर्स ऑफ AB प्राइवेट लिमिटेड आउट ऑफ इट्स 12, अच्छा 10,000 शेयर्स ऑफ AB प्राइवेट लिमिटेड आउट ऑफ 2 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स में से उन्होंने 10,000 शेयर्स खरीद लिया ₹40 पर शेयर पे, तो इनका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शंस वाज ₹60। तो ये क्या है, फेयर वैल्यूएशन है इनका, मतलब फेयर वैल्यू पे इनको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, किस्म से आप बोल सकते हो इसको, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है क्योंकि अभी उन्होंने परचेज ही किया है। तो इसका जो आपके पास में आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है, आंसर ये होगा, यही इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स में आएगा, क्योंकि पॉइंट इज दिस की डिफरेंसेस बिटवीन द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू क्लोजली हेल्ड बाय द कंपनी एंड द कंसेशंस पेड फॉर सच इज डीम्ड एज द इनकम इन द हैंड्स द परचेजिंग कंपनी पे सेक्शन 56-10। सर याद आ गया, 56-10 जो है एक किस्म से हमारे पास में क्लोजली हेल्ड कंपनी के केस में जो है ये होता है, हमारे को गिफ्ट जैसा कंसिडर कर लिया जाता है, एंड देन इस पे हम जो है लगा लेते हैं टैक्सेशन। तो डिफरेंसेस जो निको आ रहे हैं हमारे पास में 60 - 40 50,000 रुपये से ऊपर है, इस वजह से हम इस पे जो है टैक्स लगाएंगे। 2 लाख रुपीज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस निकल जाएगा। ये क्लोजली हेल्ड कंपनी था नहीं था, ये कैसे पता करेंगे, ये यहाँ पे जो है हमारे पास क्वेश्चंस में गिवन होना चाहिए। क्लोजली हेल्ड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने से आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो आप क्वेश्चंस फिर से देखते हैं। चलिए जी, ये क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इन्होंने जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इन्होंने शेयर्स खरीदे, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आज कंसिडर्ड एज द क्लोजली हेल्ड कंपनी। ये पता होनी चाहिए आपको, ये क्लिक होना चाहिए, जनरली क्लिक नहीं करेगा बट ये क्लिक होना चाहिए आपको। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है आपका एमसी प्राइवेट लिमिटेड एक क्लोजली हेल्ड कंपनी होते हैं, इस वजह से इनकी 5% शेयर्स ही इन्होंने खरीदे हैं, 20,000 शेयर्स खरीदे हैं, बट ये क्योंकि फेयर वैल्यूएशंस पे डिफरेंस है, ये माना जाएगा कि 60 - 40 दैट इज 20 into 10 आपके पास जो बनते हैं 10,000 2 लाख रुपीज की जो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज निकालेंगे। ठीक है सर, बहुत ही अच्छी कंसेप्ट है ये हमें समझ में आ गया। इसका आंसर 2C होगा, 2 लाख रुपीज, वो हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंड सब्जेक्ट टू कंडीशन वुड मेक इट एप्रोप्रिएट फॉर सेवरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू वैल्यू टू द एक्सटेंट द कॉस्ट टू द कॉस्ट इनकर्ड। ये जो है आपका क्वेश्चन है, एफआर का क्वेश्चन है, एफआर का क्वेश्चन है। चलिए जी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द गुड्स डू नॉट रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस एप्लीकेशन, द गुड्स रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस, कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन कंट्रोल good substance significantly before receiving the services, और एक है cost of the goods, such goods is significant value to the total expected cost to complete the performance obligation, and the entity procures the goods from a third party and does not significantly involved in designing manufacturing the goods, even if the entity is the principal arrangement between the entity and the customers। तो सर ये है कंस्ट्रक्शन कंपनीज के रिलेटेड क्वेश्चन। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पॉइंट क्या बोला गया कि टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड, कितनी कॉस्ट उन्होंने इनकर कर रखे हैं उसी के एक्सटेंट में रिकॉग्नाइज करनी है रेवेन्यू। तो इंडेक्स 115 क्या कहता है, इंडेक्स 115 ये कहता है कि भैया आपको जो है टू द कॉस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड यदि आप रिकॉग्नाइज करना चाहते हो, एंड आपने लगा रखा है इनपुट मेथड, तो आपको जो है कुछ 4 कंडीशंस हैं जो आपको देखने होंगे, तभी जाके आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट। तो क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि
पॉइंट ये है कि देखो कंस्ट्रक्शन कंपनी सारा मटेरियल खुद तो लेके नहीं आएगी, मटेरियल कहीं थर्ड पार्टी से लेके आएगी, थर्ड पार्टी से खरीद के लेके आएगी, एंड थर्ड पार्टी से सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी को छोड़ के कहीं और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एयर कंडीशनर फिट करने के लिए एक प्लम्बर को बुलाया गया, ठीक है। तो इन्होंने बोला एक एयर कंडीशनर फिट करने के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया, प्लम्बर को थ्री बुलाएंगे, ठीक है सर कोई नहीं हो जाता है। एयर कंडीशनर सेट करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया, तो इलेक्ट्रिशियन ने आपसे क्या मांगा, आपने बोला इलेक्ट्रिशियन को कि आप एयर कंडीशनर खरीद के लेके आओ जाओ एंड आप जो है हमें स्ट्रेट कर देना, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन ने क्या किया, एयर कंडीशनर खरीद के ले आया, खरीद के लाने के बाद में आपको उसने सर्विस की प्रोवाइड कर दी इलेक्ट्रिशियन की। तो पॉइंट ये होगा कि इलेक्ट्रिशियन अपनी रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज करेगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितनी करेगा, एयर कंडीशनर्स उसने क्या किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ क्या नाम है आपका, आपके बिहाफ पे खरीदा था, तो ये बेसिकली प्योर एजेंट की तरह इन्होंने खरीदा है, तो ये इसका तो रेवेन्यू नहीं है, इसका ये रेवेन्यू नहीं है, कॉस्ट है, इसका रेवेन्यू नहीं है, ये रेवेन्यू तो इसका सर्विसेज जो इसने प्रोवाइड किया वही रेवेन्यू, सर्विस कंप्लीट होने के बाद में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा। बट इन द केस ऑफ द कंस्ट्रक्शन जहाँ पे जो है पीरियड आपकी लंबे टाइम तक चलने वाली है आपकी रेवेन्यू के लिए, तो इन दैट सिनेरियो आप जो है रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज कर पाओगे, टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड, एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड तक मतलब कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए तभी जाके आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर पाओगे, टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड। चलिए जी क्या क्या क्वेश्चंस में बता गया। पॉइंट नंबर 1 कंडीशंस क्या है, कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, 4 कंडीशंस वहाँ पे होते हैं। एक तो कंडीशंस ये है कि गुड्स डू नॉट रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जो गुड्स आपने ट्रांसफर किए वो डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। दूसरा आपके कंडीशंस याद होनी चाहिए आपको कि कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ द गुड्स सिग्निफिकेंटली बिफोर रिसीविंग सर्विसेज, ठीक है कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बट गुड्स हमने कस्टमर को ट्रांसफर कर दिया एंड कंट्रोल कस्टमर ही कंट्रोल कर पा रहा है उस गुड्स को, ये दूसरी कंडीशंस होती है। एंड तीसरा कंडीशन आपका जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स इज सिग्निफिकेंट रिलेटिव टू द टोटल कॉस्ट एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जो गुड्स आपने ट्रांसफर किया है वो सिग्निफिकेंट यदि है रिलेटिव टू द टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड एंटिटी ने ये थर्ड पार्टी से प्रोक्योर किया, खुद ही उसने डिजाइन नहीं किया, मैन्युफैक्चर नहीं किया है, ठीक है, तब जाके ही आपको अलाउ होता है कि आप रिकॉग्नाइज कर लो अपनी रेवेन्यू टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है। तो ये इसके लिए जो आंसर अप्रोप्रिएट आंसर होगा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5, जो कि पॉइंट नंबर बी पे गिवन है, ये आंसर होगा। चलिए सर आंसर देख लेते हैं फटाफट। ओके जी 1, 3, 4 एंड द 5 इज द आंसर। रीजन देख लेते हैं, इनपुट मेथड हम अप्लाई जब कर रहे हैं तो हमें केयरफुल कंसिडरेशन देनी चाहिए फॉर द इवेंट्स दैट डू नॉट डिपिक्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज इनपुट्स एंड द ट्रांसफर ऑफ द कंट्रोल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि व्हेन कॉस्ट बेस्ड इनपुट मेथड इज यूज्ड एंड एडजस्टमेंट में बी रिक्वायर्ड व्हेन कॉस्ट इनकर्ड, जब कॉस्ट जो इनकर्ड किया है वो प्रोपोर्शनेट नहीं है टू एंटिटीज प्रोग्रेस इन सेटिस्फाइंग इट्स परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। पॉइंट ये होता है कि आपने गुड्स जो है उनको ट्रांसफर कर दिया, जैसे वो एयर कंडीशनर बोला आपने, एयर कंडीशनर से तो सारा गुड ट्रांसफर कर दिया, उसका मे भी सर्विसेज का चार्ज ही 500 रुपये होंगे बट एयर कंडीशनर का चार्ज 40,000 रुपीज होगा, तो यहाँ पे गुड्स जो उन्होंने ट्रांसफर किया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो, बट जो गुड्स जो उसने ट्रांसफर किया कस्टमर के कंट्रोल में भी है एंड वो गुड्स एक सिग्निफिकेंट वैल्यू दिखा रहा है उसका टोटल रेवेन्यू के लिए, टोटल जो उसकी रेवेन्यू होगी उस पे हैंड। और एक पॉइंट था कि ये खुद ही इसको ना डिजाइन कर रहा है ना मैन्युफैक्चर कर रहा है, किसी और से खरीद के ला रहा है, ये 4 कंडीशंस फुलफिल होंगे तो द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड वो अपनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि वो शॉर्ट था मैंने ऐसे छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको बता दिया, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस में टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है, तो इन दैट सिनेरियो उससे यदि ये एंड आ गया तो रिकॉग्नाइज कर पाएगा अपना रेवेन्यू टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड, यदि ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए जी सर समझ आ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके सर एमसीक्यू यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अच्छी बात है। चलिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे चलते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ एमबीएस प्राइवेट लिमिटेड एंड ओके फॉर दिस इज 2024-25 एंड टैक्स लायबिलिटी ऑन इनकम टैक्स एक्ट ऑन सच इनकम इंडिकेटिंग रीजंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ each item ignore provision relating to the minimum alternate tax. Assume that the company does not opt for the provision 6.15. BBA turnover of the company previous year 2021-22 was rupees 250 crore. ओके कोई नहीं सर, ये तो देखने साथ याद आ गया कि हमें यहाँ पे जो रेट लगाना है 25% की रेट लेके चलना है टैक्सेशन कंप्यूट करने के लिए। चलिए जी ये क्वेश्चंस पे हमने ये पोर्शन छोड़ रखे थे, ये पोर्शंस यहाँ पे हमें अब लगने वाला है काम, ठीक है। देख लेते हैं ये क्वेश्चंस में क्या क्या हमें ऐड करना है, क्या क्या हमें एडिशंस अलाउड होता है डिसअलाउड होता है, ये देख लेते हैं। चलिए जी एक एक आइटम को देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो प्रॉफिट इन्होंने बोला कि 75 लाख रुपए थे इनके बिफोर आफ्टर डिबेटिंग दी फुलिंग, मतलब इन्होंने ऑलरेडी इनकी इनकी जो है
इफेक्ट इस 75 लाख पे ले रखते हैं। 2 लाख रुपीज कंट्रीब्यूटेड टू द एम्प्लॉइज वेलफेयर ट्रस्ट नॉट रिक्वायर्ड एज पर एनी लॉ। ओके, किसी लॉ के हिसाब से नहीं है, इनकेस लॉ के हिसाब से होता तो ये हमें एलिजिबल हो जाता फॉर द रिडक्शंस, बट लॉ के हिसाब से नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको एड बैक करेंगे। ठीक है सर, आगे देख लेते हैं। 7,80,000 पेड टुवर्ड्स द कोर्स फी एंड द हॉस्टल एक्सपेंसेस पर एमबीए कोर्स ऑफ अ क्लोज रिलेटिव द डायरेक्टर, द रिलेटिव इज नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी। देखो ये एम्प्लॉयमेंट पे भी नहीं है, एंड ये कोर्स फी एंड हॉस्टल फी किस बात के लिए दे रखा है, एमबीए कोर्स के लिए दे रखा है, क्लोज रिलेटिव द डायरेक्टर। ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा क्योंकि ये बिजनेस पर्पज के लिए नहीं है, तो इसको भी हम करेंगे एड बैक। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। 3.5 लाख बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल सर याद आ गया, ट्रैफिक सिग्नल बोलने चाहते हैं, इन्फोसिस का एक केस लॉ था। सो एज टू फैसिलिटेट एम्प्लॉय कमिंग टू द ऑफिस टू ओवरकम द ट्रैफिक जैम एंड सेव ऑफिस टाइम, क्योंकि ये बिजनेस एक्सपीडियंसी के लिए ये अलाउेबल एक्सपेंडिचर है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ये हमें एड बैक करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। 3 लाख स्पेंट ऑन द गिफ्ट आइटम डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेरियस डीलर्स अंडर द कंपनीज सेल्स इंसेंटिव स्कीम्स। देखो गिफ्ट ज्यादातर अलाउड नहीं होता, बट ये सेल्स इंसेंटिव स्कीम की पर्पज के लिए है, क्योंकि बिजनेस एक्सपीडियंसी को बढ़ाने के लिए इस वजह से ये यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा, अलाउेबल हो जाएगा एक्सपेंडिचर के, इसमें कोई इश्यू नहीं आएंगे, इसमें कुछ नहीं करना, हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, आपको जो है इसकी बातें बता देना कि सेक्शन नंबर 37 के हिसाब से ये एलिजिबल हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है इस पे। रुपीज 6 lakhs being expenses incurred on the traveling of the wife of the MD who accompanied him on the tour to Singapore on invitation of the Trade and the Commerce Chamber Singapore। ओके मतलब इन्होंने क्या किया, ट्रेड एंड द कॉमर्स चैम्बर के इन्विटेशंस पे गए हैं, जिसमें 6 लाख रुपए के एक्सपेंसेस हुए हैं, तो इंटरटेनमेंट की पर्पज के लिए नहीं है, बिजनेस की पर्पज के लिए, इसलिए ये अलाउेबल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये लिख देना है नोट पे एंड आगे बढ़ने में दूसरा पॉइंट आ जाता है। ठीक है सर, आगे देखते हैं। 3 लाख being amount paid in the March 2024 consequent upon change in the currency rate due to the exchange fluctuations in excess of the amount due to the supplier of machinery। अच्छा, तो मतलब ये जो है एक मशीनरी इन्होंने खरीदा था बाहर से, फॉरेन से, एंड एक्सचेंज रेट पे फ्लक्चुएशंस होने की वजह से इनको 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। Such second-hand machinery was acquired and put to the use on 10 September 2023। ओके, ये तो हमें डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, एक हिंट है। पहली बात तो ये डिसॉल्वेड एक्सपेंडिचर है, क्यों डिसऑलवर्ड एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो 3 लाख रुपीज जो है आपको ऐड करने होंगे, कहाँ पे ऐड करना होगा, 3 लाख रुपीज आपको ऐड बैक कर देना होगा, एंड ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 3 लाख रुपीज ऐड बैक करना होगा, बट इसके साथ साथ क्योंकि ये 10 सितंबर 2023 को ही पुट टू यूज हो चुका था, मतलब ग्रेटर देन 180 डेज है, तो यहाँ पे आपको लग जाएगा, मिक्शनरी है तो मिक्शनरी के होते साथ 15% के रेट पे 3 लाख पे आपको जो है 45,000 रुपीज की डेप्रिसिएशन अलाउ करने पड़ेंगे। ठीक है, ये इन्होंने नहीं ले रखा है यहाँ पे, आपको ये यहाँ पे माइनस करना होगा, डेप्रिसिएशन अलाउ करना होगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया पॉइंट था, इसके रिलेटेड हमें आइडिया लग गया क्या करना है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुपीज 18,000 एंड 9,000 पेड इन कैश ऑन 25 अगस्त 2023। अच्छा, ये कैश एक्सपेंसेस 48 का क्वेश्चन लग रहा है सर। ठीक है, अच्छी बात है भाई। 2 सेपरेट वॉचेस, अच्छा 2 सेपरेट वॉचेस तो हैं, तो इन्होंने क्या पे किया, ये टू अ कंट्रैक्ट, अच्छा सिंगल कंट्रैक्टर को पे किया, लेकिन वॉचेस इन्होंने 2 यूज किए हैं। वो कैरिड आउट सर्टेन रिपेयर वर्क इन दी ऑफिस प्रेमाइसेस। देखो सिंगल डे, सिंगल पर्सन, 2 वॉचर्स है, तो उससे हमें 2 वॉचर्स है, तो भी यहाँ पे क्या है, एक वॉचर पे 18,000 रुपीज है, नेक्स्ट पे 9,000 रुपीज है। तो कुल मिला के यहाँ कितना बन रहा है, टोटल 27,000 रुपीज बन रहा है। 27,000 को जो है 18,000 प्लस 9,000 दोनों ही यहाँ पे डिसअलाउड हो जाएंगे। क्यों डिसअलाउड होगा, सेक्शन 43 क्या कहता है, 43 ये कहता है कि भैया आपके सिंगल डे में जो है 10,000 रुपीज से ऊपर कैश में खर्च नहीं होनी चाहिए एक सिंगल पर्सन के लिए, सिंगल बिल के दौरान। बट यहाँ पे भले ही 2 सेपरेट वाउचर इन्होंने बोला है, इनवॉइस नहीं बोला, और वैसे भी है सिंगल पर्सन को ही सिंगल डे में, 2 इवेंट्स तो ऐसे ही, 2 कंडीशंस तो ऐसे ही फुलफिल हो रहे हैं, इस वजह से 27,000 रुपीज यहाँ पे आपको अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं है, आपको ये करना होगा एड बैक। ठीक है सर, बहुत सा पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। Interest of rupees 2 lakh was paid in the September में पे किया गया था to a company on a loan taken from a tax deducted source previous to 2023-24 from such interest was deposited April 2024। तो ये इशू नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, वैसे क्वेश्चंस क्या पूछना चाह रहा था कि टीडीएस यदि आपने डिडक्ट नहीं किया तो 30% डिसअलाउड होते। ठीक है सर, ये तो हमें पता चल गया, बट क्योंकि ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले ही इन्होंने टैक्स डिपोजिट कर दिया, तो इसमें कुछ इश्यू तो नहीं होनी चाहिए ना, नहीं तो इसको हमें कुछ नहीं करना, ये अलाउएबल एक्सपेंडिचर से बट नोट दे दो आप एंड आगे बढ़ो।
ठीक है सर, बढ़िया बात है। आगे देख लेते हैं। ऑडिट फी ऑफ रुपीज 6 लाख वॉज क्रेडिटेड ड्यूरिंग प्रीवियस 2022 टू 2023, ओके, विदाउट डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स। अच्छा, टीडीएस उसमें डिडक्ट ही नहीं किया गया था। सच फी वॉज पेड टू द ऑडिट इन सितंबर 2023। अच्छा, प्रीवियस ईयर 2022-23 में 6 लाख रुपीज जो है पे किया गया था, एंड ये जो है सितंबर 2023 में ये क्रेडिटर सॉरी क्या है ऑडिटर्स को पे कर दिया गया था। एंड अब जो है टीडीएस डिडक्ट किया इन्होंने, एंड टीडीएस इन्होंने कब पे किया? 7 दिसंबर 2023 को पे किया, मतलब ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से बाद में। 30% इसमें डिसअलाउ हुए होंगे, जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में डिसअलाउ हो गया होगा। तो हम जो कंपटीशंस कर रहे हैं असेसमेंट 2024-25 की, अब क्योंकि इन्होंने पे कर दिया है तो 30% हमें अलाउ कर देना चाहिए एक्सपेंडिचर्स। तो ये 1,80,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर हमें करना होगा माइनस। तो ये एक माइनस करना है, और एक जो है 45,000 रुपीज का हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है, वो तो हमने देख ही दिया ऊपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कंसिडरेशन द कंपनी परचेज 10,000 शेयर्स। ये तो हमने देख लिया कि इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स है, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स पे हम इसको ऐड कर देंगे टोटल इनकम कंप्यूटेशंस करने में। ठीक है, अब जो है प्लस माइनस ही करना है, तो कैलकुलेटर में यूज नहीं कर रहे, डायरेक्टली आंसर देख रहे हैं, आंसर देख के इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है सर, फटाफट कंप्लीट करते हैं इस केस स्टडी को। अब जो है यहाँ पे क्या बोला गया? ठीक है, नेट प्रॉफिट 75 लाख रुपीज आ गए, एक्सपेंडिचर डेबिटेड जो अलाउेबल नहीं था। ठीक है, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट डिसअलाउड अंडर सेक्शन ऑफ 49, जैसे मैंने बोला अल्टरनेटिवली ये अलाउ कर दिया जाता इन केस ये अंडर सेक्शन नंबर 37 एंड इज द पेमेंट टू बी मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ द एक्सेसिस बिजनेस एक्सीजेंसीज। ओके, ठीक है, मतलब अल्टरनेटिव भी ले सकते हो, इसे डायरेक्टली लॉ के हिसाब से नहीं था तो मैंने इसको बोला कि डिसअलाउ कर दो, बट अल्टरनेटिवली आप इसको अलाउ करके भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बट आप एक ही लेके चलना, डिसअलाउ ज़्यादा फेवरेबल बनता है तो डिसअलाउ ही आप लेके चलना इस पर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आपके पास नेक्स्ट पॉइंट था एक्सपेंडिचर्स ऑन द कोर्स फी एंड दी हॉस्टल एक्सपेंसेस फॉर एमबीए कोर्सेज। देखो मैंने क्या बोला था आपको, ये डिसअलाउ करना है क्योंकि ये जो है आपकी बिजनेस एक्सपेंडेंसी के लिए नहीं है एक्सपेंडिचर, तो इसको हमने करना है डिसअलाउ। तो प्लस करना है, प्लस करना है, ये था इसकी बात। अब जो है बाकी तीन मैंने बोला था आपको अलाउ करने हैं क्योंकि अलाउबल एक्सपेंडिचर्स है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर्स पे गिवन है। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल, मैंने बोला आपको इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के हिसाब से अलाउ करना है सेक्शन 37 पे, ये भी सेक्शन 37 पे अलाउ करना है। एंड ये जो था हमारे पास सेक्शन 30, ये जो है ट्रैवलिंग टू द सिंगापुर, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंडेंसी के हिसाब से क्या हो गया, इसे बिजनेस एक्सपेंडेंसी के हिसाब से इस वजह से इसको अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है सर, increase the liability due to change in the currency rate and paid to the supplier is to be added to the cost of the asset as per section 43A, इसलिए इसको एड बैक करना है। मैंने बताया कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको एड बैक कर दो। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि डेप्रिसिएशन आपको इसमें लगाना होगा, डेट इज 45,000 रुपीज, क्योंकि 180 डेज से ऊपर रुपीज 3 लाख एडिशंस हुए कॉस्ट ऑफ मशीनरी से, तो डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी है वो हम एज्यूम करके चलेंगे कि लग चुका है, बाकी डेप्रिसिएशन को हमें यहाँ पे इसकी एडिशंस करने डिडक्शंस करना होगा जो कि एलिजिबल है न्यू कॉस्ट जो ऐड हुए इस पे। ठीक है, पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर रिपेयर वर्क इन अ डे बाय टू सेपरेट वाउचर्स इज नॉट एन अलाउएबल एक्सपेंडिचर सेक्शन 43, क्योंकि एक टिकट इन अ डे एक्सीड हो रही है लिमिट 10,000 की, सो इसलिए ये हम डिसअलाउ कर देंगे। इंटरेस्ट अप 2 लाख ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड एंड remitted टू द गवर्नमेंट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, इसलिए ये अलाउएबल एक्सपेंडिचर कुछ नहीं करेंगे। चलो जी सर, ये अब हम टोटल कर लेंगे। यहाँ पे टोटल करने के बाद 88,07,000 रुपीज आ रहे हैं। अब जो है एक्सपेंडिचर अलाउबल मैंने एक बता दिया था 45,000, और एक ये भी बताया था आपको कि 1,80,000 रुपीज आपको जो अलाउ करना होगा। तो 85,82,000 रुपीज की टोटल इनकम इनकी बन रही है पीजीबीपी से। 2 लाख रुपीज की इनकम बन रही है इनकी फ्रॉम वुड इनकम द हेड अंडर द हेड अदर सोर्सेज, एंड 87,88,000 पे 25% की टैक्स लाएंगे। सेस लगाने के बाद हमारे पास ये कंप्यूटेशन हो जाएगा। मजा आ गया सर, बहुत ही इजीली हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें एक पॉइंट जो है मे बी आप मिस कर जाओगे, दैट इज रिगार्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे आप ऐड कर रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उसके साथ साथ आपको डेप्रिसिएशन भी वहाँ पे लगाना होगा। ठीक है सर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल सिविल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज पर द रिलेवेंट इन डेज इफ द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज मेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो अल्टीमेटली ये जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किया था, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे आपको क्लैरिटी नहीं आई हुई तो यहाँ पे और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए पॉइंट हमने देख लिया था कि चारों कंडीशन यदि फुलफिल हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे सप्लाई किया गया है
जो गुड्स ये सप्लाई करते हैं उसको हम कॉस्ट टू द एक्सटेंट तो कॉस्ट इनकर्ड ही लेते हैं, उस पर अपनी रेवेन्यूज वगैरह नहीं देखते। चलो जी, इसकी फुल क्लैरिटी के लिए पूरी केस स्टडी वापस से देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे गिवन था ये, currently CH Swati is working the applicability of Indus Paris client to form as a prestigious client Sibeli Construction Private Limited। 1st of January में क्या हुआ, the company contracts renovate a building and slash of elevator, company estimate the following with respect to the contract। ओके ठीक है, ये इन्होंने ये बताया ट्रांजेक्शन प्राइस इतना है 60 लाख रुपीज है, एलिवेटर्स है एंड अदर कॉस्ट की इतनी एक्सपेंडिचर है। देखो एलिवेटर्स इनका गुड है, दो 10 लाख रुपीज की हैं जो इन्होंने दे चुके हैं इनको, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को इंडिकेट नहीं कर रहा एंड कस्टमर्स के पास इसका कंट्रोल ऑलरेडी आ चुका है। पॉइंट नंबर 3 में जो कंडीशन था कि ये इन्होंने मैन्युफैक्चर नहीं किया, कहीं और से खरीद के लेके आए हैं। एंड और एक कंडीशन था इस पे कि आपके पास में जो ये गुड्स है एक सिग्निफिकेंट वैल्यू ये कवर कर रही है आपकी ट्रांजेक्शन प्राइस पे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कंपनी परचेज्ड द एलिवेटर्स एंड दे आर डिलीवर्ड टू द साइट 6 मंथ बिफोर। देखो 6 मंथ बिफोर ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है। ये इनपुट मेथड यूज करें। इनपुट मेथड बोलने के साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि परसेंटेज कंप्लीशन मेथड की तरह होने को होता है। परसेंटेज कंप्लीशन कितना है उसके हिसाब से हम अपने इस पे कंप्यूट करेंगे। पॉइंट ये आएगा कि यहाँ पे बेसिकली पॉइंट ये टू द एक्सटेंट टू द कॉस्ट इनकर्ड का मतलब ये है कि परसेंटेज कंप्लीशन हम कंप्यूट करते समय क्या इसका भी परसेंटेज कितनी हमने कंप्यूट किया वो ये इसमें भी लगाएं या फिर ये टोटल अमाउंट ले लें। दिस इज द बेसिकली कंसेप्ट ओवर टू द एक्सटेंट टू कॉस्ट इनकर्ड बोलने से। तो ये बेसिकली हमें लेना है टोटल अमाउंट, क्योंकि ऑलरेडी वो चारों कंडीशंस हमें यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिख रही है, इस वजह से। चलिए सर आगे देखते हैं। कंपनी हैज इनकर्ड एक्चुअल अदर कॉस्ट, जो इन्होंने 7 लाख रुपीज इनकर्ड किया, 35 लाख में से इन्होंने 7 लाख ही इनकर किया है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे परसेंटेज कंप्यूटेशन मेथड, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। ठीक है, अकाउंटेंट टीम इज फेसिंग डिफिकल्टी एंड CR स्वाति उनको सेव करने वाले। तो यहाँ पे कंप्यूट कर लेते, कंप्यूट करके देख लेते क्या बनने वाला। देखो 60 लाख रुपीज, तो 60 लाख रुपीज टोटल हम लेने वाले हैं यहाँ पे। अब जो है एक्सपेक्टेड कॉस्ट हमारे पास में एलिवेटर्स का 10 लाख रुपीज, ये टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड ही लेने वाले हैं। 7 लाख ही इसमें जो है इन्होंने कॉस्ट इनकर किया आउट ऑफ 35 लाख। तो यहाँ पे परसेंटेज कंप्लीशंस आपके पास कंप्यूट होके आ जाएंगे। परसेंटेज कंप्लीशंस कंप्यूट होके आएंगे। ये परसेंटेज कंप्लीशंस आपको यहाँ पे लेने होंगे। इतनी परसेंटेज कंप्लीशंस यहाँ पे कितनी परसेंट हमने कंप्लीट किया है वो आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। चलिए जी सर आंसर देख लेते हैं फटाफट कैलकुलेट करने से। अच्छा क्या आंसर देख लेते हैं। 7 लाख पे इन्होंने क्या है, 7 लाख पे 35 ये जो है 20% इन्होंने कंप्लीट कर रखा है, पूरी कंप्लीशन हो रखे हैं। तो टोटल 60 लाख का ट्रांजेक्शन प्राइस था, 10 लाख रुपए हमारे पास में कॉस्ट ऑफ एलिवेटर थे, तो टोटल 50 लाख रुपीज इनको बन गए। 50 लाख पे जो है ओनली 20% रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे, क्योंकि आपकी कंप्लीशन हो रखा है 20% ओनली। तो ये बचा 10 लाख रुपीज। ठीक है, अब 10 लाख रुपीज बचा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एलिवेटर से द गुड्स दैट इज डायरेक्टली ट्रांसफर, तो 10 लाख रुपीज हम अपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। 20 लाख रुपीज इज द टोटल रेवेन्यू दैट इज नीडेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ये 10 लाख पे जो है परसेंटेज कंप्लीशन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो चारों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से नहीं लगा। ठीक है सर, वही बात यहाँ पे गिवन होंगे कि कॉस्ट इनकर्ड कंप्राइज टू मेजर कंपोनेंट, एक एलिवेटर है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस, एलिवेटर पार्ट ऑफ द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन आर नॉट डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। कॉस्ट ऑफ एलिवेटर सब्सटेंशियल टू द ओवरऑल प्रोजेक्ट आर इनकर्ड वेरी इन एडवांस अपॉन डिलीवरी साइड कस्टमर एक्वायर्स कंट्रोल ऑफ such elevators and there is no modifications done to the elevators. Nevertheless, as a part of the material used in the overall construction project, the company is a principal in the transactions with the customer for such elevators also. इसलिए हम इनपुट मेथड अप्लाई करते समय डायरेक्टली इसको ऐड करेंगे, इस पे परसेंटेज कंप्लीशंस नहीं लगाएंगे। ये बेसिकली था कंसेप्ट इस पे रिगार्डिंग। चलो आशा करता हूँ आपको ये स्टडी पूरा इजीली समझ आ चुका होगा, इजीली आपको समझ में आ चुका है केस स्टडी पूरा का पूरा। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो पर। ऐसे ही आपकी केस स्टडी सारा का सारा टोटल 8 केस स्टडी ICN अब तक रिलीज किए, टोटल 8 केस स्टडीज रिलीज किए, तो सारा का सारा केस स्टडीज आपके पास में इसी चैनल पे आते रहेंगे। प्लीज़ लाइक कर देना इस चैनल को एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ताकि आपके पास वीडियो आते रहेंगे फटाफट। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।